74 में 5 में हाफिज़ साहब फिर रुकन बने जमीयत के। उसके बाद लाहौर के नाज़िम रहे, सूबे के नाज़िम रहे, MNA रहे, 2 बार MPA रहे। लेकिन उनकी प्रायोरिटी ये नहीं थी कि मैं अब MNA बनाऊँ तो अब मेरा मकान पक्का हो जाए और मेरे 2 मकान हो जाएँ और 4 हो जाएँ और डिफेंस में कोठी बन जाए और गाड़ी छोटी है तो बड़ी हो जाए, 1 है तो 2 हो जाएँ। निज़ाम मुस्तफ़ा की तरफ आना है तो हमें जमात इस्लामी की तरफ आना होगा। खिदमत का काम हो, सियासत का काम हो, लॉ मेकिंग का काम हो, जमात इस्लामी ने करके दिखाया है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका होस्ट मियां नवीज़ ज़ीरो टू हीरो यूट्यूब चैनल से आज एक बहुत ही ज़बरदस्त पर्सनैलिटी के साथ मौजूद हैं। ये ख़ुद तो किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं। आज हम मौजूद हैं जबरान भट्ट साहब के पास, जिनके वालिद साहब को तो पूरी दुनिया जानती है, हाफिज़ सलमान भट्ट साहब, जो एक बड़ी रोबदार और बड़ी ज़बरदस्त पर्सनैलिटी थी। कुछ उनके बारे में बातचीत करेंगे और कुछ इनकी मसरूफ़ियत के बारे में बातचीत करेंगे। तो इन्होंने इनसे कुछ पूछेंगे कि इन्होंने जमीयत क्यों ज्वाइन की, हालांकि दूसरी पार्टीज़ में भी जा सकते थे। उनके वालिद साहब ने क्यों किसी और जमात की तरफ क्यों नहीं गए। तो चलते हैं भट्ट साहब की तरफ, इनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? जी वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया। आप ठीक हैं नवीद भाई? शुक्र अल्लाह का। सर पहले तो बहुत शुक्रिया आपका, इतवार वाले दिन आके आपको डिस्टर्ब किया, सोए हुए थे आप। आपका शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए जी। जज़ाकल्लाह। सर बताइएगा कि वालिद साहब आपकी बड़ी एक बाकमाल, बड़ी रोबदार शख्सियत थी। उन्होंने जमीयत कब ज्वाइन की और वजूहात क्या थी ज्वाइन करने की? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लामी जमीयत तलबा एक आफाकी नज़रिए और एक आइडियोलॉजी पर मुनहसर एक तंजीम है और हमारे वालिद साहब ने हाफिज़ाबाद में हिफ्ज़ किया और वहीं पर उन्होंने इस्लामी जमीयत तलबा के वो कारकुन बने और अपने स्कूल में उन्होंने काम शुरू किया इस्लामी जमीयत तलबा का। बेसिकली तो सैयद अबुल आला मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह की जो तहरीरें थीं, जो उनकी किताबें थीं, उनसे वो इंस्पायर्ड थे, हमारे दादाजी भी और हमारे वालिद साहब भी। फिर वो लेटर ऑन जब लाहौर आ गए, ज़ाहिर है कि हमारे दादाजी पुलिस अफसर थे तो उनकी पोस्टिंग होती थी तो उसके साथ फिर पूरी फैमिली को शिफ्ट होना पड़ता था। तो 8th क्लास के बाद हिफ्ज़ भी उन्होंने वहाँ मुकम्मल किया अपना हाफिज़ाबाद में और डिस्टिंक्शन के साथ उन्होंने वजीफ़े के साथ 8वीं का वहाँ पे इम्तिहान पास किया। फिर 9th क्लास में यहाँ सेंटर मॉडल स्कूल लोअर माल पे वहाँ उनका दाखिला हुआ। तो वहाँ फिर वो रहे, इस्लामी जमीयत तलबा का काम करते रहे। उसके बाद गवर्नमेंट कॉलेज में जब वो आए FSC में 72 से 74, तो लोगों को बहुत ज़्यादा इल्म नहीं था क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज में एक अपना एक माहौल और वो वहाँ पर एक उसकी फ़िज़ा थी। तो इस्लामी जमीयत तलबा का वहाँ काम था लेकिन बहुत कोई मजबूत नहीं था। जो लोग थे वो भी यानी छुप कर और बच के कभी डिग्री ख़राब ना हो, तो इंतज़ामिया की तरफ से मसाइल होते थे। लेकिन सेकंड ईयर में कुछ ऐसा वाक़या पेश आया कि जो गवर्नमेंट कॉलेज के नाज़िम थे, आपने नाम सुना होगा, जो ये किडनी का हॉस्पिटल बना PKLI, इसके हेड भी रहे हैं डॉक्टर हाफिज़ इजाज़ साहब। तो वो उस टाइम फ़ाइनल ईयर के गालिबन स्टूडेंट थे, प्रेसिडेंट भी रहे फिर बाद में वो। तो वो वहाँ पर नाज़िम थे। तो उनको और उनके साथियों को वहाँ पर जो लेफ्टिस्ट तंजीम थी उसने कहीं पकड़ा और फेंटी लगाई। तो वो फेंटी जब लग रही थी तो उनकी किस्मत कमज़ोर के हाफिज़ साहब और उनके जो दोस्त थे कश्मीरी और ये लाहौरी सारे, तो ये 7-8 बड़े ऊंचे लंबे माशाल्लाह सारे इनके जो दोस्त थे, स्पोर्ट्समैन थे, कोई फुटबॉलर था, कोई वेट लिफ्टर था, कोई स्विमर था। तो इनको पता लगा कि यार ये मौलाना मौदूदी की जो स्टूडेंट तंजीम है ना जमीयत, उसके नौजवानों को फेंटी लगा रहे हैं। तो ये पहुँचे, इन्होंने उनको भगाया, उनको जो गुंडे थे उनको दौड़ाया वहाँ से और जो मज़लूम तलबा थे उनकी जान छुड़ाई उनसे। तो वो फिर जमीयत ने इनको फोकस कर लिया कि भाई ये ठीक ग्रुप है और ये चंगे लंबे तलंगे खूबसूरत कश्मीरी बरादरी। तो इनके ऊपर फिर जमीयत ने ज़ाहिर है लिटरेचर पढ़ा के और फिर रब्त में रख के और फिर तरबियत गाहों से गुजार के, तो 74 में 5 में हाफिज़ साहब फिर रुकन बने जमीयत के। उसके बाद लाहौर के नाज़िम रहे, सूबे के नाज़िम रहे और मुख्तलिफ़ ज़िम्मेदारियों पर है। जमीयत ज़ाहिर है एक पूरी ट्रेनिंग सेंटर है, एक पूरा तरबियती निज़ाम है इस्लामी जमीयत तलबा का। और उन्होंने फिर हाफिज़ साहब वो 74 में
वो सेकंड ईयर में जब थे तो स्टूडेंट यूनियन, यंग रावियन स्टूडेंट यूनियन हुआ करती थी जो इंटरमीडिएट तक होती थी, फिर एक सीनियर यूनियन होती थी, तो वो इंटर तक की यूनियन के सेक्रेटरी मुंतखब हो गए उसी साल ही, जिस साल ये वाक़या हुआ। तो जमीयत के प्लेटफॉर्म से, और उस साल फिर जमीयत ने खुल के अपने नाम से वहाँ पर काम भी किया। और वो लोग मिसाल देते हैं कि ज़ाहिर है हज़रत उमर के तो हम खाक बराबर भी नहीं हैं, हमारी सारी नस्लें भी, लेकिन वो जिस तरह हज़रत उमर के इस्लाम की कबूलियत के बाद एक उन्होंने कहा ना जी कि अल्लाह के नबी हम कोई नमाज़ें पढ़ते हैं तो गलत करते हैं, उन्होंने कहा नहीं गलत तो नहीं करते, तो फिर छुप के क्यों पढ़ते हैं। तो सरेआम फिर नमाज़ें पढ़ने लगे, फेंटियाँ भी खाई उन्होंने, लेकिन फिर खाना काबा में नमाज़ें पढ़ते थे। तो जीसी में भी फिर उन्हीं की सुन्नत के ऊपर चलते हुए हाफ़िज़ साहब ने कहा भी जमीयत का नाम है तो हम कोई खुदा न खास्ता कोई गलत काम तो नहीं करते, हमारा पैगाम कोई तो हम छुप के क्यों करें। तो फिर वहाँ से इस्लामी जमीयत तलबा ने एक ज़ोर पकड़ा, क़ुव्वत पकड़ी, और फिर अच्छे रिज़ल्ट्स वहाँ आते रहे। तो ये उनकी इब्तदा थी। उसके बाद वो 84 तक, 74 से 84 वो इस्लामी जमीयत तलबा में रहे, और आखिरी ज़िम्मेदारी उन पंजाब यूनिवर्सिटी के नाज़िम रहे, 2-3 दफ़ा सूबे के नाज़िम रहे, और सूबे की ज़िम्मेदारी से ही फिर वो उनकी जमीयत से फ़रागत हुई, तालीम मुकम्मल हुई। और 85 में फिर वो अक्टूबर 85 में वो पहली दफ़ा कौमी असम्बली के मेंबर मुंतखब हुए अपनी स्टूडेंट लाइफ ख़त्म करने के 1 साल बाद। उस वक्त उनकी उम्र 29 ईयर्स थी। अच्छा। हाँ 85 में 29 साल के थे। मैं शायद उस वक्त के यंगेस्ट पार्लियामेंटेरियन या MNA थे। तो इस तरह से इस्लामी जमीयत तलबा, और फिर टिल डेथ उनकी इस्लामी जमीयत तलबा के साथ बड़ी एक दीवाना वार मोहब्बत जिसे कहते हैं, या वो कहते हैं ना कच्ची उम्र की मोहब्बत, वो इस्लामी जमीयत तलबा थी। फिर वो शऊरी उम्र तक पहुंची, और फिर मरते दम तक वो मोहब्बत कायम रही इस्लामी जमीयत तलबा। सर इतने बड़े बड़े उहदों पे आपके वालिद साहब रहे, सुनने में आता है कि अभी भी आप किराए के घर पे रहते हैं, इसकी वजूहत क्या है कि एक घर नहीं बनाया? अच्छा, ऐसा नहीं है कि हमारे वालिद साहब ने को बहुत कसम पुरसी की और बहुत कोई गुर्बत की ज़िंदगी देखी है और बड़ा ये, ऐसा नहीं है। असल बात यह है कि वो एक कहते हैं ना कि इस्तगना या बेफिक्री या कह लें कि बेपरवाही, उनको ये माल, ये असबाब, ये दुनिया, ये मकान, ये कोठियाँ, ये उनकी प्रायोरिटी नहीं थी, ये उनकी प्रायोरिटी नहीं थी। और हमारे जो आबाई जो जगह है बिलालगंज के पास, वहाँ से ही हमारा एक ज़रिया मुआश दादाजी के ज़माने से। फिर वालिद साहब ने ज़िंदगी में कोई कारोबार नहीं किया, कोई नौकरी नहीं की, और उसकी वजह यही थी कि वो अपना काम जो तहरीक का काम था, जो दीन का काम था, तो वो ये चाहते थे कि मैं पूरी यकसुई से, तो हमारे दादाजी ने उनको मुआश की फ़िक्र से आज़ाद किया हुआ था। और अल्हम्दुलिल्लाह MNA रहे, 2 बार MPA रहे, लेकिन उनकी प्रायोरिटी ये नहीं थी कि मैं अब MNA बनाऊँ तो अब मेरा मकान पक्का हो जाए और मेरे 2 मकान हो जाएं और 4 हो जाएं और डिफेंस में कोठी बन जाए और गाड़ी छोटी है तो बड़ी हो जाए, 1 है तो 2 हो जाएं। ज़ाहिर है कि लोगों की तो यही ख्वाहिशात होती हैं ना, और लोगों के दुनिया के अंदर कामयाबी के पैमाने भी इसी तरह के हैं। यार ये फ़लाँ बड़ा कामयाब है, क्यों कामयाब है? देखो जी एडी वड्डी गड्डी है, क्यों कामयाब है? देखें जी इसका तो इतना बड़ा मकान है। तो हम उनके नज़दीक जो कामयाबी का मेयार था वो ये था कि जब वो अल्लाह के हुजूर पेश हों तो अल्लाह ताला उनसे राज़ी हो जाए, और उन्होंने ज़िंदगी इसी तरह गुजारी है। आगे यही चीज़ उन्होंने अपनी औलाद में भी मुंतकिल की है। यानी हमने भी कोई ये नहीं है कि कसम पुरसी की ज़िंदगी गुजारी है, लेकिन गाड़ी है तो ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है, बाइक है तो भी ठीक है, बाइक नहीं है तो आजकल उबर की सहूलत है, उबर भी आपको अवेलेबल। तो ये वो अक्सर ये कहते थे कि अपनी ख्वाहिशात को अपनी ज़रूरत ना बनाओ। मेरी ख्वाहिश है कि मेरे पास फ़लाँ गाड़ी हो या फ़लाँ घर हो या फ़लाँ मोबाइल हो या फ़लाँ, तो इनको ज़रूरत ना कहो। ज़रूरत तो अगर छत है तो बस ठीक है, वो किराए की भी छत हो सकती है। तो बेसिकली ये और ऐसा भी नहीं था कि अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी। असल बात ये है कि अपॉर्चुनिटीज़ आपके दाएं बाएं नाचती फिर रही हों और आप फिर भी उस ऑप्शन को ऑप्ट ना करें, असल बहादुरी और दलेरी ये है। जमीयत कब ज्वाइन किया आपने? वैसे तो ज़ाहिर है कि हम बचपन से ही इस्लामी जमीयत तलबा के अब्बू के ज़माने के किस्से सुनते थे। वो हमारे लिए तो किस्से कहानियाँ थी, फेरी टेल सी, यार ऐसे कैसे हो सकता है। फिर 2004 में मैं 8th क्लास में सेंटर मॉडल में हम पढ़ते थे। तो ये जो स्कूलों की तंजीम है जमीयत की, बज़्म पैगाम,
इसके एक 5-6 रोज़ा कैंप पर हम खानसपुर गए और वहाँ पर फिर बाकायदा तारुफ, और वो पहली सरगर्मी थी। और उसके बाद फिर ज़ाहिर है शऊरी तौर पर जैसे जैसे लिटरेचर पढ़ा, किताबें पढ़ी और गुफ्तगू सुनी, तरबियत के एक निज़ाम और अमल से गुज़रे, तो मैं 2004 में फिर इस्लामी जमीयत तलबा का रफ़ीक बना। और आप ये अंदाज़ा करें कि इस्लामी जमीयत तलबा की रुकनीत 2009, 5 साल इस्लामी जमीयत तलबा ने तरबियत की चक्की में हमें गेहूं की तरह पीसा। और ये नहीं है कि ये हमारे फ़लान आज़म सूबा का बेटा है या हमारे MNA का बेटा है तो इसको फ़ौरन रुकन बना दो रियायती नंबरों पर, जैसे पार्टियों में ओहदे बिकते हैं और मिलते हैं। 5 साल जब तक वो एक कुरान का मखसूस हिस्सा जो जमीयत का निसाब है वो हिफ़्ज़ नहीं हो गया, जब तक वो अहादीस का मजमुआ नहीं पढ़ लिया, जब तक वो कम अज़ कम किताबों का एक हमने मजमुआ नहीं पढ़ लिया, और जब तक हम वो एक इज्तिमात से नहीं गुज़रे, उस वक़्त तक इस्लामी जमीयत तलबा ने रुकनीत नहीं दी मुझे। और उस तरबियत के मराहिल से, और तरबियत भी आप जिस कैंप का भी मैं ज़िक्र कर रहा हूँ 2004 की बात है ये। और ना तो हमारी घर की ये तरबियत थी कि हमारे जहन में कोई ऐसी चीज़ हो, लेकिन हमारे वालिद साहब उस वक़्त MNA थे। अब हम सोचते हैं कि इस्लामी जमीयत तलबा कैसी ज़बरदस्त ट्रेनिंग करती है। तो मेरे वालिद साहब उस वक्त MNA थे, और जब अपनी बारी आई तो हमने झाड़ू लगाया, जब हमारी बारी आई तो हमने बर्तन धोए खाने के लिए सबके, और जब बारी आई तो हमने लोगों की जूतियां सेट करके रखी। अपना जो एक कमरे के अंदर एक बटालियन हुआ करती थी, यानी ये कोई हमें कोई प्रोटोकॉल नहीं था कि ये फ़लाँ का बेटा है तो ये कैंप में इसके लिए कोई इम्तियाज़ी सलूक होगा। सर जी, अभी मतलब जिस तरह से ज़ोरों शोर है PTI का, अभी तो यानी कि आपकी फ़ैन फॉलोइंग भी ठीक ठाक है, किसी भी तरफ जा सकते हैं, अभी तक यानी कि ये जमीयत क्यों नहीं छोड़ी आपने? ये जमीयत से तो मैं 2018 में जब तालीम ख़त्म हुई तो आप जमीयत का हिस्सा रह नहीं सकते। मेरी आखिरी ज़िम्मेदारी पंजाब यूनिवर्सिटी की थी, और उसी साल उसी माह में जमात इस्लामी का रुकन बन गया। और देखें, ये एक नज़रियाती लड़ाई और नज़रियाती जंग है। ये जैसे मैंने पहले कहा कि कामयाबी का मेयार ये नहीं है कि ये MNA है, ये MP है तो बड़ा कामयाब है, ये AC और DC लग गया है, ये बैंकर बन गया और अब ये रीजनल मैनेजर बन गया, इसका जो है ना वो 4 कनाल का घर बन गया। बेसिकली ये है कि इंसान की जो लाइफ है इट इज़ फॉर अ पर्पज़, ये किसी मकसद के लिए है। ये इस कदर क्या कहना चाहिए, कम तर और सतही किस्म के मकासद के लिए ये ज़िंदगी अल्लाह ने नहीं दी कि तुम सारे अपनी जो तवानाई हैं और सलाहियतें वो इसमें खपा दो कि तुम MNA बन जाओ या MPA बन जाओ। कितने MP और MNA लगे फिरते हैं, भागे दौड़े फिरते हैं, कोई जानता नहीं है। तो बात ये है कि आपका जो पर्पज़ और आइडियोलॉजी है उसके साथ जुड़े रहना, कायम रहना, उसके लिए तगोदो करना, और वो कोई आसमानी सहीफ़ा नहीं है। जमात इस्लामी कोई ऐसी, कोई नाउज़ुबिल्लाह कोई ऐसी वाहिद जमात नहीं है कि ये नहीं होगी तो खुदा न खास्ता अल्लाह का दीन डूब जाएगा। लेकिन जब हम मुशाहिदा करते हैं, हम बिल्कुल गैर जानिबदार होकर चीज़ों को देखते हैं, तो जमात इस्लामी के अलावा कोई पार्टी है नहीं। तो जो दीनी, अब जाहिर है कि हम नून लीग, पीपल पार्टी, ये तो चोरों का इकट्ठ है ना, और इनकी अब क्या बात करें। पॉलिटिकल पार्टीज़ का हाल तो आपके सामने है। हम दीनी पार्टीज़ को ही प्रेफर कर सकते हैं कि एक अल्लाह उसके रसूल के निज़ाम के लिए, तो कौन है जो अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निज़ाम के लिए, कोई अपने फ़िरके की बुनियाद पर, कोई अपने मसलक की बुनियाद पर, कोई अपने मफाद की बुनियाद पर। तो बेसिकली जमात इस्लामी की जो आइडियोलॉजी मौलाना मौदूदी ने दी वो वही है जो 1450 साल पहले अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी। और कुरान में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसत का जो मकसद अल्लाह ने बताया है, वल्लज़ी अरसला रसूलहु बिलहुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहु अलद्दीनि कुल्लिहि वलौ करिहल मुश्रिकून। अल्लाह ताला कहते हैं कि हमने नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा है हिदायत के साथ और दीन हक़ के साथ। किस लिए? लियुज़हिरहु अलद्दीनि कुल्लिहि वलौ करिहल मुश्रिकून, कि वो दुनिया के जितने निज़ाम हाय ज़िंदगी हैं, जितने अदयान हैं, जितने सिस्टम्स हैं, उन तमाम अदयान, तमाम वॉक ऑफ लाइफ, तमाम सिस्टम्स के ऊपर इस्लाम को गालिब कर दे। इस्लाम किसी और निज़ाम के मातहत रहने के लिए नहीं आया, इस्लाम इस दुनिया के अंदर गलबे के लिए आया है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा इसलिए कि वो इस्लाम को गालिब करें।
और जो मदीने की रियासत थी वो उस गलबा इस्लाम की अमली तस्वीर थी कि इस्लाम गालिब होगा तो ये मुआशरा हम कायम करेंगे। आज तो हमारे खान साहब ने ये जो मदीने की रियासत है उसको भी इस कदर बदनाम कर दिया कि लोग तौबा नाउज़ुबिल्लाह उस मदीने की रियासत को भी कहते हैं कि ये मदीने की रियासत। वो मदीने की वो रियासत थी कि अल्लाह के नबी के सहाबा जो हैं ग़ज़वा खंदक के मौका पर अल्लाह के नबी के पास आए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो यूं कमीज़ का दामन यूं उठाया और अपने पेट पर बंधा हुआ पत्थर दिखाया कि या रसूल अल्लाह, एक दिन हो गया है भूख से, अब भूख मिटाने के लिए खाना पीना नहीं है तो पत्थर बांध कर अपने आप को सहारा दे रहे हैं। तो आगे से सुनने वाले जो अल्लाह के नबी थे वो बनी गाला जैसे 300 कनाल में नहीं रहते थे, वो अपने साथियों के साथ खंदक खोद रहे थे। अल्लाह के नबी ने अपना दामन उठा के दिखाया तो पेट पे 2 पत्थर बंधे हुए थे। ये थी मदीने की रियासत। मदीने की रियासत ये थी कि ज़कात लेके लोग फिर रहे हैं, लेने वाला कोई नहीं। मदीने की रियासत ये थी कि खातून एक जगह से चले और हज़ारों मील का सफ़र करके दूसरी जगह तक पहुँचे और अकेली और ज़ेवरात से लदी और खुदा के दीन पे इतना उसको यानी तवक्कुल हो कि मौत के अलावा उसको किसी चीज़ का डर ना हो। ये मदीने की रियासत थी। आज यहाँ पे 5 साल की बच्ची है, उसको उसका बाप 5 गोलियाँ मार देता है। दरिंदों का मुआशरा है। तो ये बेसिकली ये जो इस जमात इस्लामी की आइडियोलॉजी है कि अल्लाह की ज़मीन पर अल्लाह का निज़ाम, इक़्तिदार अल्लाह के बागियों से लेकर अल्लाह के फर्मा बरदार और अल्लाह की ताबेदारी करने वाले लोगों के हाथ में होना चाहिए, फिर ये निज़ाम ठीक चल सकता है। इसके अलावा दुनिया के अंदर कोई ऐसा सिस्टम नहीं है जो इस दुनिया को कोई खैर दे सके। खिदमत का काम हो, सियासत का काम हो, लॉ मेकिंग का काम हो, जमात इस्लामी ने करके दिखाया है। तो अल्टीमेटली लोगों को जमात इस्लामी की तरफ ही आना है, और ये किसी खुशफहमी की बुनियाद पर नहीं बल्कि अपने नज़रिए की पुख्तगी की बुनियाद पर मैं बात कर रहा हूँ कि इंशाअल्लाह चंद सालों की बात है कि आप देखेंगे कि लोगों को ये समझ आएगी कि ये चेहरे बदलते हैं, निज़ाम वही रहता है। और अगर वाक़तन हमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस नज़रिए और निज़ाम मुस्तफ़ा की तरफ आना है तो हमें जमात इस्लामी की तरफ आना होगा। जबरान में कहा जाता है कि हर कामयाब बंदे के पीछे किसी औरत का या किसी शख्सियत का हाथ होता है। अब तक जो आपकी यानी कि है इम्प्रूवमेंट है, इसके अंदर किसका हाथ है? मेरी तो इम्प्रूवमेंट पे बाद में वालिद साहब के वाले से चूँकि आप बात कर रहे हैं, तो हमारी वालदा ने जिस कदर स्ट्रगल या जिस तरह से उन्होंने वक्त गुजारा है, मैं समझता हूँ कि अगर ऐसी औरत या ऐसी खातून हाफ़िज़ सलमान साहब के निकाह में ना होती तो शायद हम भी किसी और रास्ते पर होते। और हाफ़िज़ साहब के लिए भी जो कुछ उन्होंने दुनिया में अल्लाह के लिए, अल्लाह के दीन के लिए किया वो ना कर पाते। जबरान भाई बहुत बहुत शुक्रिया। व्यूअर्स मौजूद थे आज जबरान भट्ट साहब के पास, बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू हुई इनके साथ, इनके कुछ वालिद साहब के जो वाक़या, ज़िंदगी के कुछ वाक़या डिस्कस किए। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की एक रियल स्टोरी आपको पसंद आई होगी, किस तरह से जमात काम कर रही है, किस तरह से खिदमत के जो इनके काम है, अल खिदमत फाउंडेशन के काम है, और किस तरह से इनका जो नज़रिया है आपके सामने ही है। तो अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो, इसे लाइक, कमेंट, शेयर कर दीजिएगा और अगली वीडियो तक हमें इजाज़त दीजिएगा। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।